नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे और इसकी वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अपवाद तंत्र के बारे में। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से क्रोनोलॉजी चल रही है। देखिए वीडियो के अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो ज़्यादा कर रहा हूँ, पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मैं वीडियो की साइज़ छोटी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बहुत बड़े बड़े वीडियो बना करके मैं कोई ऐसा नहीं अपने व्यूज़ बढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोगों को बोरियत महसूस कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको थोड़े से चीज़ में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए, इसलिए मैं वीडियो की लेंथ छोटी कर रहा हूँ, भले चाहे नंबर ऑफ़ वीडियोस थोड़ा बढ़ जाए। तो अगर आपको कुछ और अलग मास्टर वीडियो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिंध नदी के बारे में। इसके बाद बात करेंगे बेतवा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे केन नदी तंत्र के बारे में। ये तीनों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद आपका यमुना नदी तंत्र खत्म हो जाएगा। हमने बताया था कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है यमुना नदी तंत्र और यमुना के अंदर आता है चंबल नदी तंत्र। तो चंबल नदी का तो और उसके सहायक नदियाँ हो गई हैं, ये 3 आज ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे टूंस नदी तंत्र के बारे में। ठीक, तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते इसमें डिस्क्रिप्शन पे और हम लोग चलते हैं सबसे पहले सिंध नदी के बारे में। देखिए सिंध नदी यहाँ पर दिख रही होगी आपको। चंबल नदी तंत्र का ये है, यहाँ पर आ रही है सिंध नदी तंत्र और ये है बेतवा नदी। देन यहाँ पर आ रही है केन नदी का। ठीक, अगर बात करते हैं सिंध नदी का उद्गम स्थल की, तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ होता है? विदिशा में होता है। राइट, और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि ये कहाँ पर जा रही है, तो ये जा कर के यहाँ यमुना नदी पे मिल रही है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर ज़िला लगता है। और यहाँ पर विदिशा के कहाँ पर? सिरोंज तहसील में मिलती है। आपको पता होगा कि पहले ये यहाँ जब मध्य प्रदेश से 1956 से पहले राजस्थान की एक ये सिरोंज तहसील होती थी, विदिशा ज़िला। बाद में एक मध्य प्रदेश जो नया राज्य फिर गठित हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, वहाँ पर जा कर के विदिशा को मध्य प्रदेश के अंतर्गत लाया गया था। और इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर से सिंध नदी यहाँ पर उद्गम होता है। ठीक, इसके अलावा एक और इसमें फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये सिंध नदी ये गुना ज़िले को 2 बराबर हिस्से में काटती है। ठीक, यहाँ पर गुना ज़िले के लिए 2 बराबर हिस्सों में ये काटती है और फिर जा कर के, माफ़ कीजिएगा शायद मैंने आपको ललितपुर बताया था, ये ललितपुर नहीं, ये इटावा इटावा के पास जा कर के यमुना नदी पे मिल जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उतना मैंने क्लियर कर दिया है। जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं बेतवा नदी के बारे में। राइट, तो बेतवा नदी को हम एक दूसरे मैप में समझते हैं। तो ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी का इसका यहाँ पर उद्गम स्थल देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे रायसेन जिले के कुमार गांव पे है होता है। ठीक है, और इसका समापन की अगर बात किया जाए तो ये समापन, सॉरी मैं रेड पेन ले लेता हूँ, समापन यहाँ पर हरिपुर यमुना नदी पे, हरिपुर जिले पे यमुना नदी पे होता है। टोटल लेंथ की इसकी बात करेंगे तो ये टोटल लेंथ है इसकी 480 किलोमीटर। राइट, 480 में से मध्य प्रदेश में अगर कितनी बहती है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहती है 380 किलोमीटर तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, बेतवा नदी एमपी की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये फैक्ट आप भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एमपी पटवारी एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम में भी। व्यापम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कि ज़िले की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ पर रायसेन से निकलती है, देन कुछ दूर जाती है विदिशा और फिर उसके बाद अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना ज़िले पे भी थोड़ा जाती है और फिर आगे जा कर के यमुना में मिल जाती है। उपनाम की बात करें तो इसके 2 उपनाम जो मिलते हैं, एक वेत्रवती और दूसरा आप कोई भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, विंध्यावती। विंध्यावती। ठीक, आपको एक फेमस पोएट इसके अलावा याद होगा, बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट। तो
कई लोग इनका नाम शायद ना जानते हों। तो बाण भट्ट की कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें से एक फेमस रचना है कादम्बरी। तो बाण भट्ट की कादम्बरी और कालिदास, इनके बारे में, इनका नाम तो खैर कई लोग सुने ही होंगे। कालिदास, कालिदास की रचना है मेघदूत। तो इन दोनों पुस्तकों में, बाणभट्ट की कादंबरी और कालिदास की मेघदूत, इन दोनों पुस्तकों में बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछता है कि कादंबरी के रचयिता कौन है, या फिर मेघदूत के रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी याद रखिएगा। और इन दोनों किताबों में बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी बात किया जाए, ये यहाँ पर बेतवा नदी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसका एक कारण से बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जैसे गंगा नदी बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, लोगों के द्वारा वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, वो बहुत शुद्ध नदी, पवित्र नदी है, बट लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा वो दूषित कर दिया गया है, तो जैसे वो भारत की गंगा है, वैसे ही मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी है। रीज़न, यहाँ पर रायसेन हो गया और विदिशा हो गई, यहीं पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्री इतनी लगी हुई है कि वहाँ जितने भी अपने गंदा पानी है या फिर कुछ भी यूजलेस मटेरियल है, वो सब इसी नदी पे डंप कर रहे हैं, जिस कारण से ये पूरी नदी दूषित हो चुकी है और इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। इसी के संरक्षण के लिए ही 1976 में, याद रखिएगा, 1976 में बेतवा नदी बोर्ड भी बनाया गया था। ठीक, बेतवा रिवर बोर्ड का गठन भी 1976 में किया गया था, ताकि इसको थोड़ा जीवंत रखा जा सके और इसको दूषित होने से कुछ हद तक बचाया भी जा सके। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का एक गांव लगता है जिसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ को ये देवगढ़ में इस बेतवा नदी को यहाँ पर आइसलैंड भी कहते हैं, मतलब देवगढ़ वाले क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का आइसलैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी में भी बहुत ज़्यादा ठंडी तो रहती ही है, ठंडी में भी एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है। आपको पता होगा बुंदेलखंड में बहुत ठंडी क्षेत्र है, और वहाँ पर ये इतना ज़्यादा ठंडक है कि कई सारे टेम्परेचर भी जाके ऊपर वो लेस लेवल पे जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, अपने उत्तर की तरफ पड़ती है, यह आपका ग्वालियर क्षेत्र और भिंड मुरैना क्षेत्र हो जाता है। इसी से लगा हुआ क्षेत्र यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी बहुत ठंडी पड़ती है। इसी बेतवा नदी से आगे अगर थोड़ा सा यहाँ से जैसे स्टार्ट होता है, आगे थोड़ा चलते हैं तो भोजपुर पड़ता है। भोजपुर, ये यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है, इसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। यहाँ और थोड़ा आगे देखते हैं तो ये सांची स्तूप है। यहाँ सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के 2 भिक्षुओं की, वो उनकी जो है अस्थियाँ रखी हुई हैं। याद रखिएगा, बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बुद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी गई हैं। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्ध जी से संबंधित कुछ रखा हुआ है। और इसका उद्धार जो है समय समय पे अशोक की वाइफ यहाँ पर जो है इन्होंने करवाया था। ठीक, अशोक की वाइफ जिनका नाम श्रीदेवी था। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो बुद्ध के बेतवा नदी में कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि चंदेरी अशोकनगर में सम्राट अशोक सागर परियोजना, और उसके आगे महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जिसका पुराना नाम था राजघाट परियोजना, नया नाम महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। और आगे यहाँ पर उसके बाद माता टीला परियोजना चलती है। तो 3 परियोजना याद रखिएगा, सम्राट अशोक सागर परियोजना, माता टीला परियोजना, या फिर राजघाट परियोजना। और राजघाट परियोजना का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। उत्तर प्रदेश में ही लगा हुआ परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में है। तो ये है बेतवा नदी के जितने भी डिटेल्स हो सकते थे मैंने बताए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नदी की। दूसरी नदी है अपनी बीना नदी। बीना नदी की बात किया जाए तो ये रायसेन ज़िले से ही, ये विदिशा ज़िले से निकलती है बीना नदी ही, और ये यहाँ पर आगे जा कर के ये मुड़िया बांध बनाती है। मुड़िया के बांध के अलावा यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी बने हुए हैं, जैसे कि एक यहाँ पर इसको आपको मैप में ही दिख रहा है, एक भालकुंड जलप्रपात, इसी को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जलप्रपात कहाँ पर है। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये सागर ज़िले पे है। तो बीना नदी का ये जलप्रपात भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और इसके अलावा यहाँ पर एक कहा जाता है कि एक बमहोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसी बमहोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल से ही ये बीना नदी का उद्गम होता है।
इसके अलावा आल्हा उदर की लोक कथाएं, लोक काव्य भी है। आपने कई बार लोगों ने सुना होगा आल्हा उदर। मध्य प्रदेश के ये मैहर जिले, मैहर के मैहर वाली शारदा माता से भी उनसे संबंधित है। तो उनसे वही आल्हा उदर की लोक कथाओं में भी बीना नदी का वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा बीना टाउन, बीना नगर भी जो है इसी नदी के पास बसा हुआ है। और एरण, एरण के अभिलेख भी बीना नदी के पास में ही मिलते हैं। नेक्स्ट नदी की बात किया जाए जामनी नदी, तो जामनी नदी ये ओरछा के पास जाकर के बेतवा में मिलती है। पर इसकी अगर शुरुआत किया जाए कहाँ पर है, तो ये जामनी नदी भी जाकर के यहाँ पर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, इसकी लेंथ की बात किया जाए तो इसकी टोटल जामनी नदी की लेंथ है 201 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में केवल और केवल 29 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश से सागर से निकल करके आगे जा कर के ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ओरछा फोर्ट ये जामनी और बेतवा नदी के बीच में ही बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिलती है। अगर ये क्षेत्र पूछा जाए कहाँ पर, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक। तीसरा बात करते हैं धसान नदी की। धसान नदी कहाँ से निकलती है, ये भी रायसेन से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ है 365 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में ये 240 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। लेचुरा बांध, लेचुरा बांध हरपालपुर में है। ये जामनी नदी के किनारे ही, ये सॉरी धसान नदी के पास ही बसा है। ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और भांडेर परियोजना चल रही है दतिया ज़िले पे। एक नया परियोजना है, अभी प्रस्तावित हुआ है, काम स्टार्ट हो गया है। तो भांडेर परियोजना अगर क्वेश्चन आता है तो वो बेतवा नदी पे है, जिला पूछेगा तो दतिया ज़िले पे है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, केन नदी तंत्र पे। तो ये है केन नदी, जिसका आरंभ होता है अहीर गांव कटनी ज़िले से। और इसके अलावा कटनी ज़िले के बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर किस श्रेणी से होता है, तो ये विंध्यन श्रेणी से होता है। और इसका समापन कहाँ होता है, इसका समापन होता है यमुना नदी पे। टोटल लेंथ की बात किया जाए तो 427 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। अगर ज़िले पे पूछेगा कहाँ पर, तो पन्ना छतरपुर ज़िले पे ये मेनली यहीं पर बहती है। उपनाम में कर्णावती, शुक्तामती, श्रवेणी और द्रोणावती भी इसके नाम मिलते हैं। इसके कई सारे सहायक नदी है, जैसे श्यामरी, सोनार, उर्मिल, व्यावरा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो ये सोनार नदी है यहाँ पर, और गुदेन नदी कहाँ से उद्गम है, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो किसी से नहीं बनने वाला। केवल आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी ये याद रखिए कि कौन कौन सी नदियाँ इस पे आके मिलती हैं। श्यामरी, सोनार, मिहिर, और यहीं पर ही आगे चल के पन्ना टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अलावा यहाँ पर एक केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी, केन घड़ियाल केंद्र भी चल रहा है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य है एक्चुअली। और इस अभ्यारण्य के पास ही कोहिरा बांध भी बना हुआ है, याद रखिएगा, कोहिरा बांध। केन, और यहाँ पर आगे चलती है बेतवा नदी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी एक सरकार अब स्टार्ट की है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना ये चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, और ये अब ये बन के कम्प्लीट भी हुई है। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना, लिंक परियोजना के यहीं पर पास में दोधान बांध भी बना हुआ है। ठीक। अब और आगे बात करते हैं परियोजना की। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगेय परियोजना। इसका पूरा नाम है केन ग्रेटर या फिर ग्रेटर गंगोह परियोजना। ये कहाँ कहाँ पर है, ये छतरपुर और पन्ना दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा ये ऊपर उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी में उर्मिल परियोजना चल रही है। उर्मिल परियोजना का कहाँ पर है, तो उर्मिल परियोजना है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे। इसी उर्मिल नदी के पास ही सिंहपुर बैराज परियोजना भी प्रारंभ हुई है। इसके अलावा दो और परियोजना हैं जो इस नदी से नहीं, एक्चुअली बेतवा नदी से है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने वो उस समय बताना भूल गया। एक भांडेर परियोजना है, भांडेर परियोजना बेतवा नदी पे कहाँ पर है, दतिया ज़िले पे। ठीक। दूसरी परियोजना है एक अटल सागर, अटल सागर परियोजना। अटल सागर परियोजना के दूसरा नाम है मोहिनी सागर परियोजना। कहाँ पर है, ये सिंध नदी पे ये परियोजना चलती है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, सिंध नदी, शिवपुरी ज़िले पे। अगर पूछते हैं रानी अवंतीबाई या फिर सॉरी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या फिर माता टीला परियोजना, ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी
1956 में। और अगर राजघाट परियोजना को पूछते हैं तो राजघाट परियोजना चालू हुआ था 1971 पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इनको याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसने जलप्रपात है, यहीं पर ही उर्मिल नदी के पास में ही है, इसको भी देख लें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वीडियो कुछ प्रॉपर नहीं बना है, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल करके इस वीडियो को और बेहतर तरीके से पब्लिश करने के लिए। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आप सुन सकते हैं जिसके कारण मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। फिलहाल के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने को बोलिए, और सब्सक्राइब भी खुद भी कीजिए, दोस्तों को भी करवाइए। कुछ कमेंट हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।